नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम फरवरी 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है और ये बैठी हुई मुद्रा में है। इसकी स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की गई है। संत रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती के अवसर पर समानता के उत्सव के आयोजन के दौरान इसे स्थापित किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि समानता के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं श्री रामानुजाचार्य जी। इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक परिवार या कुल है। ठीक है, तो उन्हीं के योगदान को सराहते हुए समाज विश्व में उनके योगदान को देखते हुए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई है। और आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसकी स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की गई है। इसकी ऊंचाई 216 फुट है और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर बैठी हुई मुद्रा में बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। यह पंचधातु या पंचलौह से निर्मित है, जिसके अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता आते हैं। एक और बात है कि यह प्रतिमा भद्रवेदी नाम के 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है। और आप यहीं पर देखेंगे कि इसमें एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर तथा श्री रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण देने वाली एक शैक्षिक गैलरी भी स्थापित है, या कि यहाँ पर शामिल है। अगर हम इसकी लागत की बात करें तो लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए है और ये पूरा प्रोजेक्ट दान के पैसों से संपन्न किया गया है। माई होम ग्रुप के चेयरमैन हैं जे रामेश्वरम, जो कि हैदराबाद में है। उन्होंने ही इसकी फंडिंग की है। अब हम रामानुजाचार्य जी के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। जैसे श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ और ये 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक व समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1017 ईसा में हुआ। ये इनकी प्रतिमा है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये प्रतिमा है 108 फीट। आप देखेंगे कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठने की मुद्रा में 108 फीट है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा कि भवन एवं प्रतिमा की कुल ऊंचाई 216 फीट है। पंचलौह से बनी है, जैसा कि हमने बात की। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि संत रामानुजाचार्य ने भेदभाव के शिकार लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। वे दुनिया भर के समाज सुधारकों के लिए समानता के प्रतीक माने जाते हैं और इसीलिए इस उनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जा रहा है। और आगे चलते हैं, समाज और विश्व में इनके योगदान को देख लेते हैं। श्री रामानुजाचार्य पर अलवर संतों या विष्णु उपासकों का प्रभाव था। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन विष्णु की गहन भक्ति है। रामानुजाचार्य जी ने समानता व सामाजिक न्याय का खुलकर समर्थन किया और इसे तो उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। आपने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। आपके उपदेशों से कबीर, मीराबाई, त्यागराज, भक्त रामदास जैसे समाज सुधारकों ने प्रेरणा ली। अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैत किसका सिद्धांत है, तो ये रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत है। इसे विशिष्टाद्वैत नाम रामानुजाचार्य जी ने नहीं दिया, ये लोगों द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये सिद्धांत वेदांत दर्शन की अद्वैतवादी परंपरा है। यह सर्वगुण संपन्न परम सत्ता का अद्वैतवाद है, जिसमें मात्र ब्रह्म का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत है। चलते हैं आगे। इनके योगदान के अंतर्गत ही और बातें देखें तो इन्होंने 9 शास्त्रों, जिसे नवरत्न कहा जाता है, उसकी रचना की। जैसा कि हमने बात की थी कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को इन्होंने प्रतिपादित किया, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही कुल या परिवार है। इनके गुरु कौन थे? यामुनाचार्य। इन्होंने एक उपाधि दी श्री रामानुजाचार्य जी को, जो एम पेरूम आनार है। इसका मतलब है कि आप हमसे आगे हैं। तो इन्हीं के योगदान को दर्शाता है कि गुरु ने उन्हें आप हमसे आगे हैं इसकी उपाधि दी। तो इस प्रकार से हमने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ा। चलते हैं आगे। अब अगली बात एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन संयंत्र के बारे में है, जिसकी स्थापना इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। इसके बारे में अगर हम और भी कुछ बातें पढ़ें तो यह वेस्ट टू वेल्थ
और सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक सिद्धांतों को लागू करते हुए स्थापित किया गया है। क्योंकि अगर हम देखें कि इसकी क्षमता के बारे में, तो यह प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे से लगभग 100 टन जैविक खाद व लगभग 17,000 किलोग्राम CNG उत्पादित करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से वेस्ट से वेल्थ क्रिएट हो रही है, और कोई भी चीज़ सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में जैसे हम देखते हैं कि चक्रीय प्रक्रम की, हम वेस्ट से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि ये CNG लगभग 17,000 किलोग्राम CNG का उत्पादन करेगा। तो संयंत्र से उत्पादित CNG के न्यूनतम 50% भाग की खरीद इंदौर नगर निगम द्वारा ही कर ली जाएगी, और इससे क्या होगा, 400 सिटी बसें CNG पर इंदौर नगर निगम चलाएगा, और जो शेष मात्रा है CNG की, उसकी खुले बाजार में बिक्री कर दी जाएगी। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि ये जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित है, यानी इससे कोई वेस्ट क्रिएट नहीं होगा। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि पर्यावरण संबंधी कई अन्य लाभ भी मिलेंगे, जैसे ग्रीन हाउस गैस में कमी, जैविक खाद का निर्माण, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने इसके लाभ देखे, पर्यावरणीय लाभ देखे, आर्थिक लाभ देखे। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो इंदौर और MP। ये मेंस में भी प्रश्न 2 अंकों 3 अंकों में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अगली बात देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा के बारे में है, जिसका शुभारंभ मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है, और यह मुंबई से नवी मुंबई को समुद्री मार्ग से जोड़ेगी। तो अगर ये पूछा जाता है कि देश में पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ चलाई गई, तो उसका उत्तर होगा मुंबई। इसके क्या लाभ हैं? तो सबसे पहला लाभ है समय की बचत होगी। मुंबई से नवी मुंबई के बीच अगर आप सड़क मार्ग से जाएंगे तो लगभग 1.5 से 2 घंटे लगता है, वहीं रेल मार्ग में आपको लगभग 1 घंटे लगता है। लेकिन अगर वाटर टैक्सी चलाई जाएगी तो लगभग 30 से 50 मिनट के बीच आपकी यात्रा हो जाएगी। तो इस प्रकार से समय की बचत पहला लाभ है। दूसरा पर्यावरणीय लाभ है, ठीक है, प्रदूषण कम होगा। तो ये एक बात है। इसमें एक और चीज़ है कि इस वाटर टैक्सी का संचालन निजी कंपनी के पास रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें तो यही है कि देश की पहली वाटर टैक्सी का शुभारंभ मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। चलते हैं आगे। अगली बात अटल टनल, अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग के बारे में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर इसकी कुछ मूलभूत बातें जानें तो इसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अब ये हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि हाल ही में अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फुट या 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 3,000 मीटर या 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में किसे नामित किया गया है, तो उसका नाम होगा अटल टनल, अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और इसकी लंबाई आप देखेंगे कि 9.02 किलोमीटर है। और भी बातें हैं जो जान लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसका उद्घाटन वर्ष 2020 में अक्टूबर 2020 में किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है और यह हिमालय में कुल्लू के मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि इसी सुरंग के कारण ही लद्दाख से वर्ष भर कनेक्टिविटी बनी रहती है। और अगर हम एक और महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जानें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में, तो यह यूके स्थित संगठन है जो प्रामाणिक प्रमाणीकरण के साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध व सत्यापित करता है। तो इस प्रकार से हमने हिमाचल प्रदेश की अटल सुरंग जो चर्चा में रही है उसके बारे में पढ़ा। चलते हैं आगे। अगली बात किसान ड्रोन को लेकर है। हाल ही में 100 किसान ड्रोन्स का उद्घाटन किया गया। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कृषि को आधुनिक स्वरूप देना। किस प्रकार से कृषि को आधुनिक स्वरूप दिया जा सकता है? किसान ड्रोन के माध्यम से। तो फसलों का मूल्यांकन कर सकते हैं ड्रोन से, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशक व पोषक तत्वों का छिड़काव आदि। इसमें और थोड़ी बातें समझते हैं कि किसान ड्रोन से किस प्रकार से आप उसे आधुनिक कृषि में उपयोग ला सकते हैं। तो किसान ड्रोन में आप देखेंगे कि ये एक मानव रहित टैंक होता है जिसकी क्षमता लगभग 5 से 10 किलोग्राम होती है
और जो हम कह रहे हैं कि कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव किया जा सकता है, तो यह लगभग 15 मिनट में करीब 1 एकड़ ज़मीन पर 5 से 10 किलोग्राम कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। एक बात और है कि ड्रोन का उपयोग खेत से सब्जियां, फल आदि बाजारों तक ले जाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि किसान ड्रोन का निर्माण गरुड़ एयरोस्पेस, ये चेन्नई तमिलनाडु स्थित संस्था है, उसके द्वारा किया जा रहा है और इसने लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख स्वदेशी ड्रोन का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से हमने किसान ड्रोन के बारे में जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसका निर्माण कौन कर रहा है, गरुड़ एयरोस्पेस। हमने इसके बारे में बताया कि ये चेन्नई स्थित संस्था है और इसने क्या लक्ष्य रखा है कि स्वदेशी तरीके से लगभग 1 लाख किसान ड्रोन का निर्माण करेगी। और इसका उद्देश्य हमें ध्यान रखना है कि किसान ड्रोन का क्या उद्देश्य है। स्मार्ट कृषि या स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में जब भी बात होगी तो हम किसान ड्रोन को उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। चलते हैं और आगे। अगली बात दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा टेबल टेनिस महासंघ, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के निलंबन से संबंधित है और निलंबन के बाद इसके प्रशासन को संभालने हेतु 3 सदस्यीय प्रशासक समिति बनाई गई है, जिसका नेतृत्व गीता मित्तल कर रही हैं। तो जान लेते हैं कि टेबल टेनिस महासंघ का निलंबन क्यों हुआ। तो मनिका बत्रा हैं, जो राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। बात है पिछले वर्ष की एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में मनिका बत्रा को नहीं चुना गया था और उसी पर मनिका बत्रा ने आरोप लगाया था कि जो टेबल टेनिस के राष्ट्रीय कोच हैं सौम्यदीप राय, उन्होंने अपने एक निजी प्रशिक्षु के हाथों क्वालीफायर मैच हारने के लिए उन पर दबाव बनाया था और इन्हीं आरोपों की जांच हेतु एक समिति बनाई गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टेबल टेनिस महासंघ ने खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बजाय अपने अधिकारियों के हितों की रक्षा की और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने टेबल टेनिस महासंघ को निलंबित कर दिया गया है और उसके प्रशासन को संभालने के लिए 3 सदस्यीय प्रशासक की नियुक्ति की है और जिसका नेतृत्व गीता मित्तल कर रही हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस महासंघ का निलंबन कर दिया गया है, किसके नेतृत्व में प्रशासक समिति बनाई गई है और मनिका बत्रा के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें आगे छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है कि सभी शासकीय सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। तो हमें ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा, तो वह है कर्नाटक। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ पढ़े, जिसके अंतर्गत स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, किसान ड्रोन, TTFI के निलंबन से संबंधित, अटल टनल के बारे में पढ़ा जिसे रोहतांग टनल भी कहा जा रहा है, देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा के बारे में पढ़ा, इंदौर में स्थापित एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन संयंत्र के बारे में पढ़ा। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।